हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर रिवीजन सेशंस। यहाँ से हमारा अब चैप्टर रिवीजन्स एक सेशन स्टार्ट हो रहा है बेस्ड ऑन जेई नीट, जेई मेन एंड नीट। एंड ये चैप्टर रिवीजन के साथ साथ इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की डिस्कशन होगी, जेई मेन का अलग एंड नीट का अलग। तो मुझे लगता है कि ये सेशंस काफ़ी यूज़फुल है स्टूडेंट्स के लिए। आपको क्विक चैप्टर रिवीजन मिलेगा और साथ साथ इस चैप्टर के आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के डिस्कशंस मिलेंगे। तो पहले मैं 11 से स्टार्ट करूँगा एंड क्रॉनिकली हम आगे बढ़ेंगे। तो 11th का हम पहला चैप्टर ले रहे हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशंस। एंड यूनिट्स एंड डायमेंशंस में देखेंगे तो पहला टर्म है फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो मैं इसको समझने की कोशिश करूंगा। जैसे सपोज करिए कि आप हेक्साडेसिमल सिस्टम को अगर रिकॉल करें तो उसमें 0, 1 एंड सो ऑन 9 डिजिट होते हैं। 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, 10 डिजिट हैं। एंड हेक्साडेसिमल के जो जितने सारे डिजिट्स हैं, जैसे आप 11 लिखते हैं या कोई भी डिजिट लिखते हैं, 1 0 9 0 ऐसा कुछ लिखते हैं, तो सारा नंबर इसी 0 टू 9 डिजिट से बना हुआ है। इसका मतलब हेक्साडेसिमल सिस्टम का ये हमारा बेसिक यूनिट है। ये बेसिक यूनिट है, इंडिपेंडेंट है एंड बाकी सारे नंबर इसी डिजिट से बने हुए हैं, इसी डिजिट से बने हुए हैं। तो अगर हर एक नंबर के लिए अलग अलग लिखना होता तो वो सिस्टम बन ही नहीं पाता। तो आपने क्या किया है, यहाँ पर 0 टू 9 10 डिजिट को सेलेक्ट किया है एंड बाकी सारे नंबर उसी से बनते हैं। तो उसी तरह से अगर हम देखेंगे तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर सभी को अलग अलग यूनिट्स से या डायमेंशन से रिप्रेजेंट करना होता तो सिस्टम नहीं बन पाता। तो जैसे ये आपका यूनिक नंबर है एंड उसी से सारा नंबर बना हुआ है, उसी तरह से यहाँ पर भी हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, यूनिक होता है, वो किसी दूसरे से डिराइव नहीं होता है। एंड उस फंडामेंटल क्वांटिटी के बेसिस पर हम किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस या यूनिट को फाइंड करते हैं। तो दूसरे को जो फाइंड करते हैं वो डिराइव यूनिट हो गया, और जो यूनिक है, जो बेसिक है, जो किसी दूसरे से डिराइव नहीं है, वो हमारा फंडामेंटल होगा। जैसे समझने के लिए अगर देखें तो जैसे आपका मास है, को हम m से, एंड लेंथ को l से, एंड टाइम को t से डिनोट करते हैं। मान लीजिए ये हमारा फंडामेंटल है, ये इंडिपेंडेंट है। अब अगर जैसे आप वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम से लिखते हैं। तो इसको हम एल टी माइनस वन लिखते हैं एंड इसको बड़ी ब्रैकेट में ले लेते हैं। एंड इसको चाहें तो आप एम जीरो एल एंड टी माइनस वन भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या सिंपली ऐसा लिख सकते हैं। तो अब अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज है एंड जो वेलोसिटी है वो डिराइव क्वांटिटी है। उसी तरह से अगर हम एक्सेलरेशन देखें तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपन टी लिखते हैं। तो v माइनस यू वी ही रहेगा, यानी कि दैट इज एल टी माइनस वन एंड डिवाइडेड बाई टी। तो ये आपका एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो ये फिर से डिराइव्ड यूनिट हो गया। अब अगर यहाँ पर देखें तो जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं आप उसको देख लो, ये उसके बेसिस पर ये सिस्टम यूनिट्स बनाया है। एंड ये नॉन है सी जी एस, एम के एस एंड ए पी एस। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, सेकंड में, इसमें मीटर किलोग्राम एंड सेकंड होता है, एंड इसमें फुट पाउंड एंड सेकंड होता है। ये नॉन है। आप एम के एस को एस आई यूनिट भी बोल सकते हैं, ये लगभग एक ही जैसा है। फिर अगर देखें तो ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ये आपको कलेक्टेड है ऑलरेडी, हालांकि इसको नोन होना चाहिए। लेंथ, मास एंड टाइम हमने लिख ही दिया है। इलेक्ट्रिक करंट्स हमारा एम्पियर से डिनोटेड है। टेम्परेचर केल्विन के से डिनोटेड है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट कैंडेला जो सी डी से डिनोटेड है। एंड क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस एंड मोल से डिनोटेड है। एंड यहाँ पर आपको दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, दैट इज द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो मैं प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। तो अगर देखें
प्लेन एंगल को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज करिए कि आपका यहाँ पर ये कोई लाइन है, मान लीजिए ए बी, एंड यहाँ पर हम अपनी आई के पोजीशंस को रख रहे हैं, यहाँ पर आई की पोजीशंस को रख रहे हैं, ये हमारी आई है। अब अगर हम अ, इस लेंथ के एंड से ज्वाइन कर दें, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर एक एंगल बनता है, दैट इज योर प्लेन एंगल। फिर से देखिए कि अगर ये मान लो कि ये हमारा ए बी एक लेंथ है और इसके दोनों एंड से हमने आई को ज्वाइन कर दिया है, तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज द प्लेन एंगल, एंड इसको यूजुअली रेडियन में मेजर करते हैं। शॉर्ट में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये रेडियन है। अब यहाँ पर इसको मेजर कैसे करेंगे? तो रेडियन को मेजर करने के लिए आप क्या करो कि इसको सेंटर मान करके और सी बी को रेडियस मान करके एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। जैसे यहाँ पर मैंने एक आर्क ड्रॉ किया है एंड यहाँ पर इसको प्रोसीड कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर इसको प्रोसीड कर दे रहे हैं, तो देखेंगे तो इस आर्क पर ये लेंथ बन रहा है और ये रेडियस है। तो हम प्लेन एंगल को मेजर करते हैं लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस से, एंड इसका भी यूनिट मीटर होगा, इसका भी यूनिट मीटर होगा। इसका मतलब जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट तो है आपके पास, दैट इज द रेडियन, लेकिन उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस होगा। तो मुझे लगता है कि ये प्लेन एंगल की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है, ये बढ़िया है। एंड अगर यहाँ पर रिलेशंस देखें तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है एंड पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से अगर देखें तो 1 मिनट, मिनट का ये हमने सिंबल बनाया है, 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। तो आपको ये जो हम रिलेशंस है, इस रिलेशंस, ये रिलेशंस आपको न्यूमेरिकल्स में नीड पड़ेगी। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो मुझे लगता है कि प्लेन एंगल की अंडरस्टैंडिंग सही है, ये बढ़िया है। अब अगर सॉलिड एंगल में देखें तो सॉलिड एंगल्स प्लेन एंगल्स से डिफरेंट है, एंड इसको समझने के लिए सपो इसी की तरह इसको समझने के लिए सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक एरिया ले लेते हैं एंड फिर से हम अपनी आई की पोजीशंस को यहाँ पर रखते हैं, दिस इज द पोजीशन ऑफ द आई, एंड फिर से हम यहाँ पर इसके वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं। अगर इसके वर्टिसेस को ज्वाइन कर दें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 3D में एक एंगल बनता है जो इस एरिया द्वारा बनाया गया है। तो इस 3D एंगल्स को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं जो कि एरिया द्वारा बनाया गया है। जैसे अम्ब्रेला होगा और उसके हर एक पोर्शंस को एक ज्वाइन करेंगे तो वो वाली एरिया जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पर एंगल बनाएगा, उसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। एंड सॉलिड एंगल को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड सॉलिड एंगल्स की यूनिट स्टीरेडियन होता है, एंड सॉलिड एंगल भी डायमेंशंस लेस है जैसे कि प्लेन एंगल हमारा डायमेंशन लेस है। अब अगर यहाँ पर जैसे मैंने हम यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, अगर उसी तरह से अगर यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस करें तो मान लीजिए कि फिर से इसको सेंटर मान करके एंड इस रेडियस के बेसिस पर हम स्फीयर का एक सरफेस ड्रॉ करते हैं, दिस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर। एंड जैसे मैंने इसको प्रोसीड किया था, अगर हम इसको भी अगर प्रोसीड कर दें तो यहाँ पर सरफेस पर एक एरिया बन रहा है। तो उसके बेसिस पर अगर देखें तो आप अगर ये एरिया ए है तो सॉलिड एंगल को हम डिफाइन करते हैं A/r² से। मैं इसकी विजुअलाइजेशंस को फिर से थोड़ा सा एनालाइज कर देता हूँ। जैसे सपोज करिए कि आपका ये एक स्फीयर है एंड इस स्फीयर पर हम एक छोटा सा एरिया की इमेजिनेशंस कर रहे हैं DA, एंड इसको हम सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो ये एक कोन टाइप का बन जाएगा। एंड अगर इसकी रेडियस r होगी तो ये वाला जो सॉलिड एंगल है इसकी वैल्यू को हम A
अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। सॉलिड एंगल्स फील्ड व्यू को भी मेजर करता है, जिसकी आगे नीड होगी हमें। जैसे सपोज करिए कि अगर ये कोई चार्ज है एंड यहाँ पर कोई डिस्क है, तो इस चार्ज के कारण इस चार्ज की कितनी फ्लक्स यहाँ पर क्रॉस कर रहा है उसको मेजर करते हैं। तो वहाँ पर इसकी नीड पड़ेगी, इस सॉलिड एंगल की नीड पड़ेगी। तो सॉलिड एंगल के कंसेप्ट से इस डिस्क में कितनी फ्लक्स जा रही है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए सॉलिड एंगल फील्ड ऑफ व्यू को भी मेजर करता है। मुझे लगता है कि ये बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो हमने क्या किया है, फंडामेंटल क्वांटिटी में लेंथ वगैरह नोन है। इसमें जो प्लेन एंगल था और जो सॉलिड एंगल था उसको थोड़ा सा मैंने यहाँ पर इलेबोरेट कर दिया है। अब आप क्या करो, कुछ बेसिक क्वांटिटी का जो है डायमेंशंस निकाल लीजिए। तो अगर डायमेंशंस को देखें तो डिराइव क्वांटिटी, आपका जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है उसको आपने फंडामेंटल क्वांटिटी से निकाला है। तो किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल यूनिट्स की कितनी पावर्स है, दैट रिप्रेजेंटेशंस इज द डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला। जैसे मान लीजिए कि आप एरिया को लिखते हैं, तो एरिया को हम एल स्क्वायर से लिखते हैं। सिंपली या तो ऐसे लिखेंगे या इसको m0 एल स्क्वायर एंड t0 ऐसा हम कहेंगे। तो अगर देखें तो एरिया हमारा एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है एंड उसमें मास का 0 पावर है, टाइम का 0 पावर है, लेकिन लेंथ का पावर 2 है। तो डायमेंशनल फार्मूला सिंपल कहता है कि किसी डिराइव फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटी का कितना पावर है उसकी रिप्रेजेंटेशंस को हम डायमेंशनल फार्मूला बोलेंगे। जैसे आप अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम हमारा एल क्यूब है एंड चाहे तो पहले की तरह m0 t0 लिख सकते हैं। एंड जैसे फोर्स है तो फोर्स को हम मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं, तो इसको हम ml -2 लिखते हैं। फिर अगर देखें, जैसे मान लीजिए वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों का डायमेंशन सेम होगा एंड दोनों फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस होगा। इसका मतलब वर्क एनर्जी को आप ml2 एंड t-2 से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका प्रेशर है, तो प्रेशर को हम फोर्स पर यूनिट एरिया लिखते हैं। तो यहाँ पर आप ml t-2 एंड होल डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये आपका ml -1 t⁻⁻2 ऐसा लिख सकते हैं। जैसे आपका थीटा है, तो थीटा का कोई डायमेंशंस नहीं होता है। इसका मतलब थीटा जो है वो m0 l0 एंड t0 है। अब अगर हम एंगुलर वेलोसिटी देखें तो एंगुलर वेलोसिटी थीटा अपॉन t होता है, यानी कि इसको आप t-1 लिख सकते हैं एंड m0 l0 भी लिख सकते हैं। ये एंगुलर वेलोसिटी है। एंड अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशंस की बात करें अल्फा दैट इज इक्वल टू ओमेगा बाई टी, तो ये क्या हो जाएगा, t-2, क्योंकि थीटा का कुछ नहीं है। एंड यूनिट अगर देखें तो इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड हो सकता है एंड इसकी यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है। अब अगर देखें यहाँ पर तो इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस को अलग अलग मेमोरी में लेने की जरूरत नहीं है। आपका चैप्टर जैसे जैसे ग्रो करेगा, जैसे कोई स्टूडेंट्स अगर 11th का है और अगर वो काइनेमेटिक्स पढ़ रहा है तो काइनेमेटिक्स में बहुत सारे टर्म आएंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी फार्मूला कलेक्ट हो जाएगी, तो वो डायमेंशन उसमें आ जाएगा। जैसे वो लॉज ऑफ मोशन में इन करेगा तो फोर्स के अलावा मोमेंटम, इम्पल्स, ये सब
टर्म आएंगे, तो जैसे जैसे टर्म आपका आता जाएगा आपको डायमेंशनली नोन रहेगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछता है उस हिसाब से हमने कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशंस को यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। जैसे इम्पल्स एंड मोमेंटम की डायमेंशन सेम होती है, वर्क, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ फोर्स, एनर्जी, सब की डायमेंशन सेम होती है। तो ये आपको फोर्स एंड थ्रस्ट का सेम होता है, पावर, ल्यूमिनस फ्लक्स का सेम होता है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड कुछ स्पेशल्स जो फिजिकल क्वांटिटी है उसकी हमने डायमेंशंस को यहाँ पर कलेक्ट कर दिया है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ये कलेक्शन ज़रूर है, लेकिन इसको डायरेक्टली मेमोरी में नहीं लेना है। आप जैसे जैसे आपका चैप्टर ग्रो करेगा वैसे वैसे ये टर्म का फार्मूला जैसे जैसे कलेक्शन होगा ये डायमेंशंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। यहाँ पर भी डायमेंशंस को कलेक्ट किया गया है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो हम कुछ स्पेशल केसेस जो डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है उसको हाईलाइट करते हैं। जैसे डायमेंशनली हम सेम क्वांटिटी को ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं। डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 मीटर है तो इसमें हमें आप लेंथ को ही मेजर ऐड कर सकते हैं। 2 मीटर एंड प्लस 5 kg, ऐसा डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं हो सकता है। तो डायमेंशनली हम सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब इस प्रॉपर्टी के बेसिस पर अगर कुछ हम देखें, जैसे मान लो कि हमारा फोर्स इक्वल टू ए टी एंड प्लस बी टी स्क्वायर दिया हुआ है, लेट ऐसा दिया हुआ है आपको। एंड यहाँ पर एफ हमारा फोर्स है एंड टी हमारा टाइम है। अब इस एंड ए एंड बी कांस्टेंट है, इसके बेसिस पर हमें ए एंड बी की डायमेंशंस लेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो चूंकि ये फोर्स है इसीलिए ए टी भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा एंड बी टी स्क्वायर भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब आप ए टी को फोर्स लिख सकते हैं, तो आपका ए जो है वो फोर्स एंड डिवाइडेड बाय टाइम हो जाएगा। इसको हम एम एल टी एंड -2 एंड होल डिवाइडेड बाय टी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू को हम एम एल एंड टी -3 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली देखिए आपका जो ये टर्म है ये टर्म्स भी फोर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप b को डायरेक्टली f अपॉन टी स्क्वायर, यानी कि दिस विल बी इक्वल टू एम एल टी -2 एंड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो ये आपका फिर से एम एल एंड टी -4 हो सकता है। क्लियर है? मैं फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि डायमेंशनली आप सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बेसिस, इस एप्लीकेशन के बेसिस पर ये हम ले रहे हैं। मैं कोई दूसरा एग्जांपल भी दे देता हूं। जैसे मान लीजिए ये पोजीशंस है x इक्वल टू a प्लस बी एन प्लस सी टी स्क्वायर है। अब ये पोजीशंस है, ये दिया हुआ है योर पोजीशंस। एंड टी टाइम है, ये भी दिया हुआ है कि आपको टी टाइम है। अब इसके बेसिस पर ए बी सी जो कांस्टेंट है उसकी डायमेंशंस को लेट फाइंड करना है। तो यहाँ पर ए डायरेक्टली एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, ए डायरेक्टली एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको आप डायरेक्टली एल लिख सकते हो। ये हमारा एक्स अपॉन टी हो जाएगा, तो ये हमारा एल टी -1 हो जाएगा। एंड सी हमारा
x बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू एल टी माइनस टू, ये एल टी माइनस टू हो जाएगा। तो हमारा एक कंसेप्ट को हमने अप्लाई करना सीखा अभी कि डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। मैं इसके बेसिस पर कोई दूसरी एग्जांपल भी ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए कि आपका p प्लस ए डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस बी इक्वल टू आर टी है। अब यहाँ पर B वॉल्यूम है एंड P प्रेशर है। अब इसके बेसिस पर ये A एंड B की डायमेंशंस को फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो V माइनस बी है, तो हमने ये सीखा है कि डायमेंशनली सेम क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट किया जाता है। इसका मतलब B की डायमेंशन वॉल्यूम के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप ऐसा कह सकते हैं कि V जो है वो V के बराबर है। इसका मतलब B की डायमेंशन L क्यूब हो जाएगा। दूसरे टर्म में अगर देखें तो हम P प्लस ए बाई वी स्क्वायर लिख रहे हैं। इसका मतलब ये टर्म भी आपका प्रेशर के बराबर होगा। इसका मतलब आपका A अपॉन वी स्क्वायर ये प्रेशर के बराबर है। इसका मतलब हम A को P एंड वी स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड इसको अगर सिंपली देखें तो प्रेशर को आप फोर्स पर यूनिट एरिया से लिख सकते हो एंड दिस इज द वी स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर फिट कर दें तो A इजकल टू, मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, A इजकल टू हो गया एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय ये एरिया है आपका, तो एल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय एल क्यूब होल का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो ये कितना हो गया, यहाँ से हो गया एम एल माइनस वन एंड टी टू पावर माइनस टू, यहाँ से हो गया एल टू द पावर सिक्स एंड इसको कंबाइन कर दें तो ये एम एल टू द पावर फाइव एंड टी स्क्वायर, ये हमारा ए का डायमेंशंस हो जाएगा। एंड देखिए ये इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। और इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए है कि अगर आप नीट में देखेंगे तो डायमेंशन और एरर को मिला करके हर साल एटलीस्ट 2 क्वेश्चन होते हैं। तो 2 क्वेश्चंस होते हैं एंड कम एफर्ट्स में उस 2 क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। उसी तरह से जेईई मेन में भी देखेंगे तो एटलीस्ट 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चंस जरूर होते हैं। जैसे नीट 2024 का अगर देखेंगे तो एरर और यूनिट्स एंड डायमेंशन मिलाकर के 3 क्वेश्चंस हैं। तो मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट्स को यूनिट्स एंड डायमेंशन को अपने प्रिपरेशंस में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए ताकि आपका 1 या 2 क्वेश्चंस ये आपको दे सके। डायमेंशनली हम सेम क्वांटिटी को सब्सट्रैक्ट करते हैं एंड ऐड करते हैं। ये एक बढ़िया कंसेप्ट है एंड इसको यूज़ करके आप न्यूमेरिकल्स बनाते हैं। मैं और भी एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका Q हमारा पोटेंशियल एनर्जी है A अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो हमें यहाँ पर ए बी की डायमेंशंस पूछा है, ए इंटू बी की डायमेंशन पूछा है, जिसमें ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी एंड एक्स हमारा पोजीशंस है, एक्स हमारा पोजीशंस है। तो फिर से हमें ए एंड बी की डायमेंशंस को फाइंड करना है एंड कंसेप्ट वही है कि आप सेम क्वांटिटी को ऐड करते हैं या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बी में एक्स स्क्वायर ऐड है, इसका मतलब बी की जो डायमेंशंस होगी दैट विल बी द एक्स स्क्वायर, यानी कि बी की डायमेंशंस आपका एल स्क्वायर हो जाएगा। एंड आप पोटेंशियल एनर्जी किसी भी तरह का एनर्जी हो, चाहे वो हीट एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, कोई भी स्प्रिंग एनर्जी हो, सबका डायमेंशन सेम होगा।
किसी भी काइंड्स का एनर्जी हो। तो अगर आप U का देखेंगे तो दिस इज एनर्जी। एनर्जी को हम फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस लिखते हैं, यानी कि इसको ml² एंड T-2 ऐसा लिख सकते हैं। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी हो गया। अब अगर देखें इसको फिर से अगर हम कलेक्ट करें तो ml² T-2 इक्वल टू A √L एंड डिवाइडेड बाय ये x² एंड प्लस b ये सेम होगा, तो यहाँ पर L² लिख सकते हैं। इसका मतलब A को आप m L to the power 4 and T to the power -2 एंड L 1/2 लिख सकते हैं। तो A की डायमेंशंस कितना हो जाएगा m एंड 4 -1/2 करेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा एंड T to the power -2, तो ये हमारा A का डायमेंशंस आ जाएगा इसके बेसिस पर। एंड B की डायमेंशंस को ऑलरेडी हमने L² फाइंड कर चुके हैं, तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो AB will be equal to m L to the power 7/2 T to the power -2 and multiplied by L²। तो फिर से अगर करें तो ये कितना हो गया m L, ये ऐड कर देंगे, ये 11/2 एंड T to the power -2 हो जाएगा, तो ये AB की डायमेंशंस ये आ जाएगा। फिर से देखिए ये प्रॉपर्टी को हमने